हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का पैसेज है अनलर्न लेसन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द सेंटर हाइड रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर्स। सरकार ने पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस को बढ़ा दिया 4 साल के बाद। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड था, मतलब गवर्नमेंट ऐसा करने वाली थी, लोग समझ रहे थे। सिंस द क्योंकि द गवर्नमेंट हैड बीन वार्निंग अबाउट हाई क्रूड प्राइजेस, कि जो गवर्नमेंट है लगातार चेतावनी दे रही थी हाई क्रूड प्राइजेस के बारे में, कि जो क्रूड ऑयल है वो महंगा होता जा रहा है। इस वजह से वो लगातार चेतावनी दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो सरकार है वो प्राइस बढ़ा सकती है। एंड हाउ पब्लिक सेक्टर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs हैड बीन ब्लीडिंग हेवनली ड्यू टू अंडर रिकवरीज। और सरकार इस चीज़ की भी चेतावनी दे रही थी कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे IOCL हो गया, HPCL हो गया, जितनी भी ये कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये लगातार इनका नुकसान हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। ब्लीडिंग हेवनली मतलब लगातार काफ़ी तेज़ी से नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंडर रिकवरीज हो रही थी। मान लो कि ये 100 रुपये प्रति बैरल ऑयल खरीद रहे थे, तो सरकार के दबाव में या सरकार की नीतियों की वजह से ये लोगों को 90 रुपये का बेच रहे थे। तो 10 रुपये का लगातार, इसको ही बोलते हैं अंडर रिकवरी। तो लगातार इनके ऊपर नुकसान हो रहा था। इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड हैपन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द 5 असेंबली इलेक्शन। कह रहा है ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये जो प्राइस बढ़ेंगे, ये जो 5 असेंबली इलेक्शन हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल हो गया और एक 2-3 जगह और हुआ है ना, वहाँ पर ये जो इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद रेट बढ़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि अगर वो रेट बढ़ाए और उसका किसी तरीके का प्रभाव जो है वो इलेक्शंस के ऊपर पड़े। मान लो कि आप कल वोट देने जा रहे हो और आज वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी 3 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ जाए, 4 रुपये बढ़ जाए, तो एक कहीं ना कहीं मन में आ जाता है काफ़ी लोगों के कि भाई लोगों रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लोग, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको बढ़ाया नहीं था और ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी। बट द प्राइम मिनिस्टर अपील फॉर ऑस्टेरिटी ड्यू टू द ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन प्रधानमंत्री की जो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सादगी भरा जीवन जिए। ऑस्टेरिटी मतलब बहुत सादा जीवन जिए, ज़्यादा कंफर्ट के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा गाड़ी घोड़ा ना यूज़ करें, क्योंकि लगातार हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो खर्च हो रहे हैं। द शार्प डिप्रिशिएशन ऑफ द रुपी, और रुपी में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में। एंड द अप्रैल इन्फ्लेशन प्रिंट्स, और जो अप्रैल का महंगाई का डेटा है, पॉइंट टू अ मच डीपर प्रॉब्लम दैट इंडिया कुड हैव एड्रेस डिकेड्स अर्लियर। ये सब मिलके एक ऐसी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं जो भारत अगर चाहता तो दशकों पहले ही इसका सॉल्यूशन पा चुका होता। ठीक है। द कंट्रीज इन एडिक्वेट स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व। और वो क्या समस्या है? भारत की जो इनएडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त नहीं है, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व, रणनीतिक पेट्रोलियम और जो गैस रिजर्व्स हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से आज जितनी भी चीज़ें हम झेल रहे हैं, जो ईरान और US के बीच में वॉर चल रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है, ऐसा राइटर कह रहा है। हालांकि ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व नहीं है इतने अच्छे। India did build out a strategic petroleum reserve SPR of about 36.7 million to 39 million बैरल। कह रहा है कि भारत ने बिल्ड आउट का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े स्तर पे किसी चीज़ का निर्माण करना, कि भारत ने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण किया था और उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 36.7 मिलियन, 39 मिलियन बैरल थी। अब प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम था, कंसीव्ड एक तरीके से इमेजिन किया गया था, स्टार्ट किया गया था फॉलोइंग द पोस्ट 1991 वल्नरेबिलिटी, जब 1991 में जो एक कमजोरियां आई थी ऑयल को लेकर, उसके बाद से, एंड फॉर्मलाइज इन द अर्ली 2000, और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 2000 में। बट टुडे, लेकिन आज, दिस कवर्स अबाउट 7 days ऑफ कंजम्पशन। ये 7 दिनों के कंजम्पशन को कवर करता है, कंजम्पशन डिमांड को कवर करता है, एट 5.5 बिलियन बैरल्स पर डे। कि मतलब वो 5.5 बिलियन बैरल पर डे प्रोवाइड करा सकता है 7 दिनों तक। कंबाइंड विद इन्वेंट्रीज ऑफ OMCs, जितने भी ये ऑयल कंपनीज हैं उनकी जो इन्वेंट्रीज हैं, मतलब जो इनके पास स्टोरेज है, उसको अगर कंबाइन कर लें, एंड इम्पोर्ट कवर, और जो एक तरीके से हमारे पास इम्पोर्ट कवर है, मतलब अगर इम्पोर्ट रुक जाए तो जितने दिनों तक हम अपना घर का काम चला सकते हैं, अगर इन सारे अमाउंटों को हम मिला दें, दिस अमाउंट्स टू मोर देन 70 days ऑफ स्टॉक, तो हमारे पास 70 दिन का स्टॉक, 70 दिन से मतलब 70-71 दिन का स्टॉक है।
बट ओवर द ईयर्स कह रहा है कि लेकिन सालों में इंडिया हैज़ इमर्ज एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बनकर उभरा है आफ्टर द यूएस और चाइना के बाद। एंड कंपैरिजन विद दोज नेशन रिवील्स द स्केल ऑफ इंडियाज वर्नेबिलिटी। और कह रहा है कि अगर हम इन देशों से भारत का कंपेयर करते हैं तो वो हमारे भारत की कमजोरियों को दर्शाता है। While the US built its strategic petroleum reserves in the aftermath of the 1973 oil shock, कह रहा है कि जबकि जो यूएस ने अपना स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है 1973 ऑयल शॉक के बाद जो शॉक पड़ा था दुनिया को, उसके परिणाम स्वरूप उसने बनाया था, विच एट 714 मिलियन बैरल्स इज 18 टाइम लार्जर देन इंडिया, जो कि 714 बिलियन बैरल्स का था, जो कि 18 गुना ज़्यादा है भारत से। चाइनाज रफली 900 मिलियन बैरल, और चाइना का जो है वो लगभग 900 मिलियन बैरल है, इज इवन लार्जर, वो तो भारत से और भी ज़्यादा बड़ा है यूएस की तुलना में। द यूएस हैज़ अबाउट 400 मिलियन बैरल्स करेंटली इन इट्स रिजर्व सिस्टम। कह रहा है कि यूएस के पास 400 मिलियन बैरल है उसके रिजर्व सिस्टम में, प्रोवाइडिंग इट विद रफली 20 डेज ऑफ कंजम्पशन, जो कि उसको 20 दिन का कंजम्पशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसकी 20 दिन की सिक्योरिटी दे रहा है। The country has emerged as the world's largest oil producer in the past 10 years with an output of about 13 million barrel per day। कह रहा है कंट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बनकर उभरा है, इमर्ज हुआ है इन लास्ट के 10 सालों में, और उसका जो आउटपुट है वो कितना है 13 मिलियन बैरल पर डे है। एंड अ कमर्शियल सिस्टम वाइड इन्वेंट्री, कमर्शियल सिस्टम हो गया मतलब जितने भी ऑयल कंपनीज वहाँ पर हैं या और भी कंपनीज हैं जो ऑयल रिजर्व करके रखती हैं, उनकी जितनी भी इन्वेंट्री है, पुशिंग इट अबव द 90-day मार्क रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर रिजर्व। तो इन सबको अगर हम मिला लें, यूएस की बात कर रहे हैं, तो वो 90 दिनों से ज़्यादा का उसके पास रिजर्व है, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिकमेंडेड है। तो जितना रिजर्व मतलब उसको ऑफिशियली रूप से चाहिए उससे ज़्यादा है यूएस के पास। द सेम अप्लाइज टू चाइना, कह रहा है कि यही बात जो है वो चाइना को में भी अप्लाई होती है, विच इज़ कंपेरेबल विद इंडिया हैज़ अ मोर ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन, जो कि भारत की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन है ऑयल का, मतलब वो ज़्यादा तेल अपने यहाँ मंगवाता है। दीज नंबर्स बिकम इवन स्टार्कर मतलब ये जो नंबर हैं ये और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं when compared with reserve for liquefied petroleum gas, जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं जो कि एलपीजी के रिजर्व के साथ, एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एलएनजी के रिजर्व के साथ, वेयर इंडिया इज मोस्ट एक्सपोज, जहाँ पे भारत और ज़्यादा अपनी कमजोरी दिखाता है, एक तरीके से और ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। इंडिया हैज़ अबाउट 1 लाख टन्स ऑफ एलपीजी स्टोरेज, भारत के पास 1 लाख टन्स ऑफ एलपीजी स्टोरेज है। वाइल इट डेली कंजम्पशन इज अबाउट 80,000 टन, जबकि भारत का जो डेली कंजम्पशन है वो 80,000 टन का है, मोर देन हाफ इट्स रिजर्व कैपेसिटी, जो कि भारत की कैपेसिटी का हाफ से ज़्यादा है। भाई 1.4 लाख है तो कितना होना चाहिए था, 70,000 टन होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा है, तो 80,000 टन हम लोग का डेली कंजम्पशन है। एज फॉर एलएनजी, कह रहा है कि अगर हम एलएनजी की बात करें, इंडिया लार्जली रिलाइज ऑन स्टॉक्स एट रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज ऑफ पेट्रोनेट, एलएनजी एंड बीपीसीएल। भारत ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है जो कंपनियां हैं जैसे पेट्रोनेट, एलएनजी एंड बीपीसीएल, उनकी रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर। अगर एलएनजी की बात करते हैं हम, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है जो एलएनजी होता है उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मगर जब वो एलएनजी और बीपीसीएल की फैसिलिटीज़ में आता है तो उसको दोबारा से गैस में बना दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीगैसिफिकेशन। विदाउट एनी अंडरग्राउंड स्टोरेज फॉर अ फ्यूल वाइटल टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, कह रहा है कि भारत के पास किसी तरीके का अंडरग्राउंड स्टोरेज नहीं है एलएनजी फ्यूल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने में। बोथ द यूएस एंड चाइना हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज, कह रहा है कि यूएस और चाइना दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज में।
द EU वॉज क्विक टू अडेप्ट, कह रहा है कि EU जो था वो उसने बहुत तेज़ी से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया फॉलोइंग द रशियन यूक्रेन वॉर के बाद, एज इट ड्रू डाउन इट डिपेंडेंस, ड्रू डाउन का मतलब होता है कम करना। कह रहा है कि क्योंकि उसने अपना जो डिपेंडेंसी थी रशियन गैस के ऊपर उसको कम कर दिया था, और इसी वजह से उन्होंने अपने यहाँ की जो सिस्टम था उसको बहुत तेज़ी से उसको ऐसा बना दिया कि वो अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है रशियन गैस के ऊपर। दीज रिजर्व्स हैव इनेबल्ड एडवांस इकनॉमीज़, कह रहा है कि इन रिजर्व्स ने, जितने भी ये जो LNG वाले रिजर्व्स हैं, ये एडवांस इकनॉमीज़ को एक तरीके से इनेबल करती हैं, जो ये डेवलप इकनॉमीज़ हैं उनको इनेबल करती हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सप्लाई डिसरप्शन के अगेंस्ट। हेज का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, कि अगर किसी तरीके की सप्लाई में बाधा आती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, बचाव कर सकें इन रिजर्व्स के जरिए। बाय रिलाइंग, डिपेंड हो किस तरीके से कर सकती हैं वो बचाओ अपना, रिलाई ऑन, बाय रिलाइंग ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि वो इन लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड हो सकती हैं एट टाइम्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, ऐसे वक्त पर जब सप्लाई का डिसरप्शन हो या उसमें बाधा आ गई हो या किसी तरीके की रुकावट आ गई हो। कशनिंग देम फ्रॉम स्पॉट मार्केट स्पाइक्स, और अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्शन देती हैं कि ये जो स्पॉट मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत तेज़ी से लाइव किसी भी चीज़ के पैसे या फिर जो उसकी रेट होते हैं बहुत तेज़ी ऊपर नीचे जाते हैं, तो अपने आप को उससे भी वो एक तरीके से प्रोटेक्शन देती हैं। एज फॉर चाइना, कह रहा है कि चाइना के लिए इट्स डिफाइंस ऑफ अमेरिकन सेंक्शन, कि उसने जो रेजिस्टेंस दिखाई थी, डिफाइंस दिखाया था अमेरिकन सेंक्शन के खिलाफ अगेंस्ट रशियन ऑयल के मामले में, हैज़ पेड ऑफ हैंडसमली, उसने उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। इंडिया वुड हैव बेनिफिटेड टू, कह रहा है इंडिया भी लाभ उठा सकता था, हैड इन मेंटेन ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अगर उसने ज़्यादा रणनीतिक स्वतंत्रता दिखाई होती, मतलब अगर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा स्वतंत्रता दिखाई होती तो भारत भी लाभ में होता। ये जो सेंटेंस है, ये क्वेश्चन के अलावा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये किस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस है ये बताओ। वॉट इज द सेंट्रल आर्गूमेंट प्रेजेंटेड बाई द ऑथर इन द पैसेज, किस तरीके का सेंट्रल तर्क जो है ऑथर द्वारा इस पैसेज में दिया गया है इंडिया के एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग। इंडिया मस्ट कंप्लीटली ओवरहॉल इट डोमेस्टिक प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या बात है, कह रहा है कि भारत को पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहिए अपना डोमेस्टिक प्राइसिंग वाला सिस्टम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ताकि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बचा सके नुकसान होने से। ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया भाई, ना ही ये किसी तरीके का आर्गूमेंट है, सेंट्रल आर्गूमेंट है। एक तरीके से सेंट्रल थीम क्या है ये पूछ रहा है। India's strategic fuel reserve infrastructure remains critically deficient compared to major global economies, amplifying its vulnerability to global shocks। हाँ ये सही है, कह रहा है कि भारत का जो रणनीतिक फ्यूल रिजर्व है, अगर हम मेजर ग्लोबल इकोनॉमी से उसको कंपेयर करें तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसमें खामियां हैं और कम हैं, और इसी वजह से जो हमारी कमजोरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब किसी तरीके का ग्लोबल शॉक आता है। तो यही जो है सेंट्रल आर्गूमेंट है ऑथर की तरफ से, तो बी करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार हाउ इंडिया सिचुएशन रिगार्डिंग LPG एंड LNG कंपेयर टू इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कि अगर भारत का, कह रहा है कि भारत की क्या सिचुएशन है अगर हम LPG और LNG की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के कंपेयर में। इसमें हालत तो और ज़्यादा ख़राब है, इसमें तो फिर भी हमारे पास 70 दिन का रिजर्व है, इसमें तो लगभग 2 दिन का भी रिजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि LPG LNG के हमारे पास अंडरग्राउंड रिजर्व्स है ही नहीं, और 1.4 लाख जो रिजर्व हमारे पास है उसमें से 80,000 टन तो हम डेली खर्च करते हैं, तो हमारे पास 2 दिन का भी रिजर्व नहीं है, इसलिए हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वही चीज़ बतानी है यहाँ पर। इंडिया possesses a much more advanced underground infrastructure, एकदम उल्टी बात है। इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन गैस स्टोरेज फैसिलिटी, एकदम उल्टी बात है। India's gas reserve infrastructure exhibits a greater degree of vulnerability and exposure to immediate supply disruption than its strategic oil storage, हाँ बिल्कुल सही है। भारत गैस रिजर्व जो है, भारत की जो गैस रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरियां हैं, और अगर तुरंत सप्लाई डिसरप्शन हो जाती है, रुक जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है। और अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज की तुलना में बात करें तो यहाँ पे समस्या ज़्यादा भी है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम फुल्ली कैपिटलाइजिंग ऑन चीपर एनर्जी रिसोर्सेज ड्यूरिंग रिसेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार किस चीज़ ने भारत को पूरी तरीके से जो चीपर एनर्जी रिसोर्सेज जो रशिया से अवेलेबल थे उसको कैपिटलाइज करने से रोक लिया, मतलब पूरी तरीके से फ़ायदा करने में रोक लिया। वो ये चीज़ थी कि हमारी जो ऑटोनॉमी थी, एक तरीके से हमारी रणनीतिक फॉरेन पॉलिसी थी, वो इतनी ज़्यादा स्वतंत्र नहीं थी। वहीं पे चाइना ने ज़्यादा डिफायंस दिखाया, ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया अमेरिकन सैंक्शन के खिलाफ, और इसी वजह से वो आज के फ़ायदे में है, जो कि आपको लास्ट पैसेज की 2-3 लाइन में दिखने को मिला। अ लैक ऑफ डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल डिमांड नहीं। A decision by the government to prioritize regional assembly election over the immediate expansion of domestic underground natural gas storage facilities, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने प्रायोरिटी जरूर दी थी रीजनल असेंबली इलेक्शन को, बस कि वो उस समय तक प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते थे। A failure to maintain a higher degree of strategic autonomy which would have enabled the nation to benefit more effectively from shifting global dynamics। हाँ, लगातार भारत ने जो अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ना दिखाकर जो उसका फेलियर था उस चीज़ में, ये इसी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर इन्होंने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखाई होती तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था एक राष्ट्र के रूप में, और हम ये जो लगातार चेंज होती हुई ग्लोबल डायनेमिक्स है, मतलब पूरा जो सिस्टम चेंज हो रहा है, उससे फ़ायदा उठा सकते थे। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following can be inferred from the passage regarding the strategic reserves of advanced economies like the US and China? कह रहा है कि हम क्या पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक रिजर्व की, जो कि एडवांस इकोनॉमीज की हैं, जैसे कि यूएस और चाइना की। दे अलाउ दीज कंट्रीज टू मैनिपुलेट ग्लोबल स्पॉट मार्केट प्राइसेस। मैनिपुलेशन वाली तो कहीं बात आई नहीं है कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट प्राइसेस को। They were built primarily to help these nations bypass international environmental regulation। environmental regulation की कहीं भी बात नहीं आई है, मतलब environmental जो कंट्रोल है, जो रूल है, उसकी बात तो कहीं आई नहीं है। They are maintained at maximum capacity through the aggressive exploitation of domestic oil field rather than international trade agreement। दे प्रोवाइड अ वाइटल फाइनेंशियल एंड सप्लाई कुशन। एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्थिक और सप्लाई का प्रोटेक्शन देता है। दैट शील्ड, जो कि उनको बचाता है देयर डोमेस्टिक इकोनॉमीज फ्रॉम सडन वोल्टिलिटी, कि अगर मार्केट में कोई मतलब अचानक से कोई उतार चढ़ा हुआ है तो उससे वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके, एंड स्पाइक्स इन द इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। इन द सेंटेंस इंडिया लार्जली रिलाइज ऑन स्टॉक्स एट री गैसिफिकेशन फैसिलिटीज, द वर्ड फैसिलिटीज इज, क्या होगा भाई बताओ? रिलाइज ऑन स्टॉक्स एट रीगैसिफिकेशन, ION है, फैसिलिटीज़ है, कंपाउंड नाउन दिख रहा है, रीगैसिफिकेशन भी नाउन है और फैसिलिटीज़ भी नाउन है। बहुत ज़्यादा अगर एडवांस बात करते हैं तो ये मेन नाउन है, ये एक तरीके के एडजेक्टिव वाली नाउन है, मगर इतना याद रखो ये कंपाउंड नाउन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है आज का क्लोज है, ठीक है, एक बार समझो, थोड़ा सा लेंदी है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ऑन माई 70th बर्थडे, मेरे 70वें जन्मदिन में, आई वोक अप अर्लियर देन यूजुअल, मैं जल्दी उठ गया था। द हाउस वॉज क्वाइट, जो घर था वो शांत था। आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, मैंने अपने लिए एक चाय बनाई। एंड सैट बाई द विंडो, और विंडो के पास जाके बैठ गया। फीलिंग अ काम, और एक मतलब उसको शांति की फीलिंग आने लगी थी। आई हैडेंट नोटिस इन ईयर, जो कि मुझे काफ़ी सालों में इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ था। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, इस स्टेज ऑफ लाइफ में सच मोमेंट्स स्टार्ट टू मैटर। कह रहा है कि इस तरीके के जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट होने लगते हैं, आपको उसकी महत्वता जो है समझ में आने लगती है। इन द डैश डेज ऑफ यूथ, कह रहा है कि जवानी के दिनों में, लाइफ फेल्ट एज इफ़ इट वॉज समथिंग टू बी चेज्ड, ज़िंदगी कुछ ऐसी सी लगती है कि जैसा कि हम किसी चीज़ को लगातार चेज कर रहे हैं। जैसे आप इस समय जॉब के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो, अच्छी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, मगर जब इंसान 70 या 70 के ऊपर हो जाता है तो उसके पास ऐसा कुछ जीवन में करने के लिए रह नहीं जाता। वो इसके पास एक ऐसा मूवमेंट आता है जो बच्चों जैसा हो, जैसे बचपन में हम लोग का होता है, उस तरीके का मूवमेंट आता है, बिना बहुत ज़्यादा कोई चिंताओं वाला। देयर वॉज ऑलवेज द नेक्स्ट स्टेप, कह रहा है कि जवानी के दिनों में हमारे पास हमेशा जो है कुछ ना कुछ एक नेक्स्ट स्टेप होता था, जैसे चाहे वो पढ़ाई हो गई, वर्क हो गया, फैमिली हो गया, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया। क्या आना चाहिए? इन द डैश डेज ऑफ यूथ, डार्क डेज ऑफ यूथ, मतलब जो डार्क डेज का मतलब हो गया अंधकार वाला, उदास वाला दिन। यूथ तो डार्क नहीं कह सकते। रफ मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। हेलिसियन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे दिन या बहुत ज़्यादा शांत वाले दिन, पीसफुल काम वाले दिन, हाँ ये हो सकता है।
बिटर का मतलब होता है पेनफुल, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। यू केप्ट मूविंग बिकॉज एवरी वन अराउंड यू वॉज डूइंग सो, कह रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहते थे क्योंकि तुम्हारे अगल बगल भी लोग वैसे ही कर रहे थे। देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिगर आउट वेदर दिस मेंट गोइंग इन द डायरेक्शन यू वॉन्टेड टू गो, कह रहा है कि उस समय बहुत ज़्यादा कम समय था, क्या जो तुम मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे थे क्या उसी डायरेक्शन में तुम जाना चाहते थे, इस चीज़ को समझने के लिए। विद टाइम द ट्रुथ बिकेम क्लियर, कह रहा है कि समय के साथ जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी ट्रस्ट, कह रहा है कि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में भागते रहो, हर चीज़ में जल्दी करते रहो। लाइफ टीचेस यू दैट नॉट एवरी थिंग डैश योर अटेंशन, लाइफ आपको ये सिखाती है कि हर चीज़ आपका अटेंशन नहीं मांगती है। अर्लियर एवरी ओपिनियन मैटर्ड, कह रहा है कि पहले जो था हर ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर रखती, मतलब इंपॉर्टेंट थी। एवरी एक्सपेक्टेशन फेल्ट अर्जेंट, हर कोई जो आपसे उम्मीद लगाए हुए था उसको एक तरीके से उसमें अर्जेंसी थी कि आप तुरंत उसको करना चाहते थे, उसको पूरा करना चाहते थे। क्या होना चाहिए, लाइफ टीचेस यू दैट नॉट एवरी थिंग डैश योर अटेंशन, लाइफ ने तुमको ये सिखाया कि हर चीज़ तुम्हारा अटेंशन नहीं चाहती है। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स होगा यहाँ पर, वॉन्ट्स योर अटेंशन, वॉन्ट्स का मतलब होता है नॉट एवरी थिंग डिज़ायर हो गया, विश हो गया तो नहीं होगा। हाँ, डिज़र्व तो सही लग रहा है कि एक तरीके से हर चीज़ आपके अटेंशन के योग्य नहीं है, वो उतना मतलब वैल्यू नहीं रखती है कि आप उसको अटेंशन दो, हो सकता है। आज रिक्वेस्ट करती थी, नहीं, टेक मतलब नहीं होगा। हाँ, तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, डिज़र्व होगा, आसान ऑप्शन थे। नाउ यू लर्न टू, तुमने सीख लिया है, यू लिसन विदाउट क्लिंगिंग टू एवरीथिंग, कि अब तुम सुनना भी जानते हो, सिर्फ किसी एक चीज़ के पीछे अड़े नहीं रहते हो। क्या होना चाहिए, स्टेप अप, स्टेप इन, स्टेप ओवर, स्टेप बैक। स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, नहीं आ रहा है। स्टेप इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना। स्टेप ओवर का मतलब होता है ऊपर से पार कर जाना। स्टेप बैक का मतलब होता है कि पीछे हट जाना, मतलब किसी चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो लाइफ ने आपको सिखा दिया है कि आप एक कदम पीछे हट सकते हो, तो ये मीनिंग आ रहा है। द सेकेंड रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप, कह रहा है कि दूसरा जो आपको रियलाइजेशन होता है वो आपके रिश्तों से होता है। फॉर ईयर, सालों तक, आई बिलीव दैट लव एंड रेस्पेक्ट वर एनफ, वो कहता है कि उसको ये विश्वास था कि प्यार और रेस्पेक्ट ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। बट लाइफ टीचेस यू अदरवाइज, लेकिन आपको ज़िंदगी और कुछ भी सिखाती है। रिलेशनशिप नीड पेशेंस एंड स्पेस, रिलेशनशिप को पेशेंस की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है। द डैश टू ओवर लुक स्मॉल फॉल्ट्स, कह रहा है एक तरीके से आप छोटी छोटी गलतियों को ओवरलुक कर देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो। यू रियलाइज, तो आपको ये रियलाइज़ होता है दैट पीपल चेंज, कि लोग चेंज होते हैं। सो डू यू, इसी वजह से आप भी चेंज होते हो। एवरी रिलेशनशिप विल नॉट रिमेन द सेम, हर रिलेशनशिप एक जैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था। डिस्टेंस मैटर, अगर रिश्तों में दूरियां हैं या डिस्टेंसेस हैं तो उसमें वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। कहने से कुछ नहीं होता, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, अगर सच्चा है तो वो चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फालतू बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ क्या है कि डिस्टेंस जो है वो मैटर करती है। साइलेंस ग्रो विदाउट रीज़न, जो दो मतलब लोगों के बीच में एक चुप्पी सी आने लग जाती है बिना किसी रीज़न के। एंड स्लोली यू लर्न टू एक्सेप्ट दिस, और धीरे धीरे तुम सीख जाते हो इसको एक्सेप्ट करना। लेटिंग गो डजंट मीन यू केयरलेस, किसी को जाने देना या किसी रिश्ते को जाने देना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केयर कम करते हो। जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड मोर, इसका मतलब ये है कि अब तुम ज़्यादा समझने लग गए हो। क्या होना चाहिए, नीड पेशेंस एंड स्पेस, द डैश टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट। रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं आ रहा। फियर का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। विलिंगनेस मतलब इच्छा, कि एक तरीके से तुम्हारी इच्छा होती है, तुम रेडी होते हो छोटी छोटी गलतियों को ओवरलुक करने के लिए, ठीक आ रहा है। एंगर का मतलब गुस्सा, कोई मतलब नहीं है, तो सी यहाँ पे बेस्ट होगा। ऑप्शन आज की बहुत आसान है। देन कम्स आ पर्सनल रिफ्लेक्शन, फिर आप चिंतन का समय आता है। फॉर मोस्ट ऑफ लाइफ, कह रहा है ज़्यादातर लाइफ की समय में, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, बींग वॉट अदर्स नीडेड मी टू बी, वो बनने में जो लोग दूसरे लोग चाहते थे। एक पेरेंट बनने में, पार्टनर बनने में, प्रोवाइडर बनने में, फ्रेंड बनने में, मतलब वो यही सब बनता रहा। दीज रोल्स आर इंपॉर्टेंट, कह रहा है ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट समवेयर अलॉन्ग द वे, कह रहा है कि कहीं ना कहीं यू टेंड टू लूज टच विद योर सेल्फ, कि तुम अपने आप से दूर होते चले जाते हो। नाउ आई कैन बी माई सेल्फ, कह रहा है अब मैं खुद हो सकता हूँ। एंड दिस इज़ पॉसिबल इन वेरियस वेज, और कह रहा है कि ये बहुत से तरीक़ों से पॉसिबल है, मतलब वो अपने आप को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है। अ वॉक टेकन अलोन, एक छोटी सी वॉक जो है चाहे वो अकेले ली गई हो, उसमें वो अपने आप को समझ सकता है।
अ हॉबी पिक्ड अप अगेन और टाइम स्पेंड विदाउट पर्पज। कह रहा है कि इस उम्र में उसने फिर से कोई मतलब एक हॉबी जो है वो दोबारा से पिकअप कर सकता है जो उसने छोड़ी होगी अपनी जवानी में, या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी पर्पज़ के। इन दीज स्मॉल मोमेंट्स, कह रहा है कि इन छोटे छोटे स्मॉल मोमेंट्स में यू स्टार्ट बिकमिंग योर सेल्फ अगेन, तुम दोबारा से वही बनने लगते हो जो तुम बचपन में थे। नॉट इन अ डैश बट एज अ पर्सन, क्या नहीं होकर, बस एक व्यक्ति बनकर। क्या होना चाहिए? गेम का कोई मतलब आ रहा है? नहीं। जॉब का मतलब आ रहा है? कोई नहीं। रोल का मतलब होता है कैरेक्टर। नॉट इन अ रोल मतलब तुम किसी रोल में नहीं होते, तुम कोई पेरेंट नहीं होते, कोई पार्टनर नहीं होते, प्रोवाइडर नहीं होते, फ्रेंड नहीं होते, तुम एक व्यक्ति होते हो। तो ये ठीक लग रहा है। टास्क का कोई मतलब नहीं है, ड्यूटी, असाइनमेंट। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।